नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। उसी को हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे और बिल्कुल आसान परिभाषा के साथ समझेंगे कि कैसे प्रोटॉन की खोज हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं परमाणु विद्युत उदासीन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। देखिए, हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ था। उसमें हमने देखा था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है और परमाणु जो होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और जब कोई परमाणु उदासीन है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस इलेक्ट्रॉन को उदासीन बनाने के लिए कोई न कोई धनावेश होगा। यही सभी वैज्ञानिकों के मन में चल रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश है और परमाणु उदासीन होता है तो जाहिर सी बात है इसमें इस इलेक्ट्रॉन के बराबर कोई ना कोई धनावेश होगा। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं। इसका मतलब परमाणु के अंदर ऋणावेश के बराबर धनावेश उपस्थित है। यानी कि अगर कोई परमाणु है और उदासीन है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है ऋणावेश है तो जाहिर सी बात है उसको जीरो बनाने के लिए कोई ना कोई धनावेश जरूर होगा। उसी की खोज करने के लिए इनके मन में खलबली मच रही थी तथा परमाणु उदासीन है। इस तथ्य यानी कि खलबली, इस खलबली के आधार पर, इस तथ्य के आधार पर सन 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड किरण या प्रोटॉन का खोज किए। यानी कि गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने एनोड किरण या फिर प्रोटॉन की खोज किए थे जिसे हम लोग आज प्रोटॉन का नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चित्र में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद में पूरी तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक बैटरी लिया जाता है, उसके बैटरी के एक धन सिरे से एक एनोड लगा दिया जाता है और उसके ऋण सिरे से एक कैथोड लगा दिया जाता है और इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है लगभग 10,000 वोल्टेज का। कितना? 10,000 वोल्टेज का। जब 10,000 वोल्टेज इस एनोड पर आता है तो इसमें हल्की गैस भर देते हैं, हीलियम का और हाइड्रोजन का, और इसमें जो प्रेशर होता है बहुत ही लो प्रेशर होता है, 10⁻⁴ एटीएम। माइनस का मतलब होता है बहुत छोटा, अगर यही प्लस में होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता। तब इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ ऐसी किरणें निकल रही हैं जो आगे जाकर ये पीछे एक प्रदीप्त पदार्थ लगाया जाता है। प्रदीप्त मतलब होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो जो यहाँ से निकलने वाली किरणें थीं वो किरणें ये जो कैथोड है, कैथोड के अंदर से होती हुई इस पर जाकर चमकती हैं, टकराने के बाद चमकती हैं। ये जो कैथोड लगाया गया था इसमें थोड़ा थोड़ा क्या था, छेद था। उस छेद से जाकर के उस तरफ जब पहुंचती थी तो टकराने के बाद में देखा जाता था कि प्रदीप्त पदार्थ जो था वो चमकने लगता था। और ये प्रदीप्त पदार्थ था किसका? तो जडेयन यस का था। किसका था? जडेयन यस का। ठीक है, तो इस जो चमकदार हमको दिखाई दे रहा था जो किरणें, उन्हीं किरणों को हम लोग क्या बाद में कह दिए कि ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। आइए हम लोग इस चित्र को पूरी तरह से डिटेल में समझते हैं कि कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोल्डस्टीन ने सन 1886 में समान छिद्र युक्त कैथोड का उपयोग करके विसर्जन नलिका के प्रयोग को दोहराया। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जो गोल्डस्टीन थे वो क्या हुआ, 1986 ईस्वी में समान छिद्र युक्त कैथोड, ये देखो छिद्र युक्त क्या है, कैथोड का उपयोग करके विसर्जन नलिका, देखो ये जो पाइप है ये कांच की पाइप होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होती है, कांच की पाइप होती है। इसी को कहते हैं विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका का प्रयोग करके दोबारा से दोहराई, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी सेम टू सेम दोबारा दोहराए। इन्होंने विसर्जन नलिका का दाब 10⁻⁴ एटीएम व विभव 10,000 वोल्टेज रखा तथा कैथोड के पीछे प्रदीप्त पदार्थ, देखिए प्रदीप्त ऐसे भी लिखा था, प्रतिदीप्त पदार्थ जडेयन यस लेपन करके यानी कि लगा दिया। इन्होंने पीछे की तरफ जो
नलिका थी इस पे जड़ीय को लगा दिया या फिर कह दो लेपन कर दिया। ठीक है, लेपन कर दिया तो यहाँ से जो किरणें निकल रही थी वो इस पे टकरा कर चमक उत्पन्न कर रही थी। इसका मतलब इसमें जो कुछ ना कुछ क्या है, आवेश है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। लेपन करके देखा कि छिद्रयुक्त कैथोड से धन किरणें मतलब जो अभी एनोड से निकल के जा रही थी, धन किरणें अर्थात एनोड किरणें निकलकर चमक उत्पन्न कर रही हैं। इन किरणों को कैनाल किरण या फिर कह सकते हैं एनोड किरण या धन किरणें कहा गया तथा इसके एकल कण को प्रोटॉन कहते हैं। ये जो किरणें जा रही थी इन किरणों को क्या कहा गया, या तो कैनाल किरण कह दो या एनोड किरण कह दो या फिर इसी को क्या कह दो, धन किरण। कैथोड किरण नहीं कहेंगे, कैथोड किरण जब निकलेगा तो यहाँ कैथोड से इधर की तरफ जाएगा, ये एनोड किरण है या धन किरण है। तो इसको क्या कहा गया कि ये कैनाल किरण है, एनोड किरण है या फिर ये धन किरणें हैं। अगर ये सिंगल एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धन किरणें के गुण। कुछ हम लोग खास गुण देख लेते हैं कि धन किरणें के गुण क्या क्या हैं। एनोड किरणें एनोड के कैथोड की ओर गमन करती हैं। एनोड जो किरण होती हैं एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, यानी कि जो इस साइड से इधर की तरफ जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है एनोड किरणें धनावेशित प्रवृत्ति की होती हैं, यानी कि जो एनोड किरणें होती हैं वो धनावेशित प्रवृत्ति की होती है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन में जब पढ़े थे तो कैथोड किरणें कैसी प्रवृत्ति थी, ऋणावेशित प्रवृत्ति थी, लेकिन जो ये एनोड किरणें होती हैं ये धनावेशित प्रवृत्ति की होती हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉन की खोज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लोग अब देखते हैं एनोड किरणें द्रव्य कणों से बनी होती है, यानी कि जो एनोड किरणें होती हैं वो द्रव्य कणों से ही बनी होती हैं मिलकर। उसके बाद में अगला पॉइंट है एनोड किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। जो ये एनोड किरणें होती हैं कोई विद्युत क्षेत्र वाला एरिया है, मान लो कि ये किरणें जा रही हैं और ये इतना सा एरिया है विद्युत क्षेत्र का, तो ये जाते समय क्या होती है, विक्षेपित हो जाती हैं। क्या होती हैं, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे हो जाती हैं। या चुंबकीय क्षेत्र होता है तब भी ये विक्षेपित हो जाती हैं, यही बताया गया है, में विक्षेपित होती हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है एनोड किरणें प्रदीप्त पदार्थ से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं, यानी कि जड़ीयन जो यश था उससे जब टकराती थी तो चमक उत्पन्न करती थी। और सबसे खास बात, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -24। उसके बाद में हम लोग का प्रोटॉन का पर कितने आवेश होते हैं, तो प्रोटॉन पर आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं। मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व थे क्लास 12 से रिलेटेड, उसमें आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, या फिर डी ब्लॉक के तत्वों में आयनन एंथैल्पी कैसे होती है। देखिए, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के साथ साथ एक नए टॉपिक को भी बता देते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या फिर इसी में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज इसी में हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा को यदि हमको समझना होगा तो पहले ये समझ लीजिए कि कोई परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है। थोड़ा सा, ये परमाणु है, इस परमाणु का ये मान लो केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे कई सारे कोष होते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ध्यान देना, हम बाहरी कोष, जो भी परमाणु है उसके सबसे बाहरी कोष से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें और उस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयन, या तो प्लस धन आयन, प्लस आयन, या फिर ऋण आयन या माइनस आयन। ठीक है, तो आयन बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग आइए आयनन ऊर्जा के बारे में समझते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में
लागत न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है उसकी बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक धातु है गैसीय अवस्था में। अब क्या होगा कि इसमें हम लोग थोड़ा सा उष्मा देते हैं, डेल्टा एच हीट देते हैं। हीट देने के बाद में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आयन के रूप में बन जाता है M+। तो हम कह सकते हैं कि इस M को M+ बनाने में जितनी हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है वो ऊर्जा हमारा क्या कहलाएगा, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। जहाँ M जो है ये गैसीय अवस्था में परमाणु है, धातु है, और M+ क्या है, धनायन परमाणु है, और डेल्टा H क्या है, लागत ऊर्जा या आयनन ऊर्जा है, और E से आप लोग जानते ही हो इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं ताकि हमारा ये डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि हम लोग विद्युत से करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि विद्युत देते हैं, तो वह आयनन विभव कहलाता है। मान लीजिए हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना था और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, यानी कि विद्युत दे रहे हैं, तो ऐसे हम लोग ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। उसके बाद में नंबर 2 में आता है जब आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में हो, किलो जूल प्रति मोल में हो तो हम लोग उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव कब कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और जब किलो जूल प्रति मोल हो तो हम लोग आयनन एंथैल्पी कहेंगे। उसके बाद में हम लोग का थर्ड आता है आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा देना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कभी हमको ऊर्जा ना देना पड़े, हमेशा ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और यदि हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों में आ जाएं तो डी ब्लॉक के तत्व में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा उच्च होती है तथा डी ब्लॉक के किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। यानी कि किसी भी डी ब्लॉक के तत्व में परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते, जैसे स्कैंडियम 21 पर है, ये 22, 23, 24। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये जो आयनन ऊर्जा का मान है ये किलो जूल प्रति मोल में है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके साथ साथ नाभिकीय प्रभाव भी बढ़ता है। यानी कि कहीं पर ऑब्वियसली बात ये सच है कि कहीं पर अगर नाभिक में प्रभाव बढ़ रहा है इसका मतलब उसके क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद में अंत में देखते हैं, अतः स्कैंडियम से जडियम की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम्पल में पहले दिखा रहे, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर परमाणु क्रमांक जो होता है बढ़ता है, उसके साथ साथ ही आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। आप देख भी सकते हो 631, 656, 650, 652, 717, 717, 758, 736, 745, 906। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम ऑल ओवर देखें तो यहाँ से इधर जाने पर क्या हो रहा है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। इसके बाद में हम लोग और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।